Such a nice one. देखिए हमारी क्या मॉर्निंग। और ये वो नगमा है जिसको सुनते ही आज़ादी की फेस्टिविटीज़ का माहौल बन जाता है। आई वंडर कि हमारी चूँकि बचपन की यादें हैं इसके साथ या अदरवाइज इसकी कॉम्पोजिशन, इसकी धुन ही ऐसी है और इसके विजुअल्स भी ऐसे हैं। लाहौर की खूबसूरत कनाल रोड के बीच कश्ती और उसमें बैठे हुए हैं लेजेंडरी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। और अब तो लाहौर भी वैसा नहीं रहा, बड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गई है, लेकिन मतलब वो जो नहर है वो उधर ही है, वेरी मच बरकरार है। काफी कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन ये हम आपको जरा वो यादें ताज़ा करा दें। ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड अगेन वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो आप साथ मिलके बहुत गा भी सकते हैं और जिसमें एक्चुअली जो कोरस है, कंपोजर थे इसके नियाज अहमद साहब और आली जी, जमीरुद्दीन आली साहब ने लिखा। और कैन यू इमेजिन ये वही हैं जिन्होंने सोनी धरती, जीवे जीवे पाकिस्तान, मतलब कि उनके दिल में क्या वर्ड्स और क्या इमोशंस होते होंगे, कितना ऑथेंटिक था कि जो भी नगमा उनके कलम से निकला, जो उनके दिल, और वो उनके दिल की आवाज़। हाँ, he would just it would keep coming, जिस तरह कहते हैं ना कि उनको ये नाजिल हो रहे थे ये वर्ड्स एंड ऑफ कोर्स लव फॉर द कंट्री। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बाय द वे महीना बेशक ख़त्म हो जाए अगस्त का ना, हमारे पास ये गाने नहीं और ये नगमे नहीं ख़त्म होंगे बिकॉज देयर आर सो मैनी, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू वन। अच्छा जी, कमिंग बैक टू सम रियलिटी नाउ। कौमी असम्बली तो तहरील हो गई है, अब सिंध की भी बारी है। कौमी असम्बली की तहरील को आज दूसरा दिन है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म का नाम नहीं आ सका है सामने। कल का ये बड़ा क्लोजली गार्डेड सीक्रेट लगना स्टार्ट हो गया कि दिस इज़ नॉट हैपनिंग। ना दूसरा दिन है, देयर इज स्टिल उस पर राज है एक बिल्कुल कि वो नाम क्या होगा। व्हाट डू यू थिंक क्या होगा, मतलब कोई चॉइस? अच्छा, कल बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ राजा रियाज साहब की मुलाकात हो गई। कई रोज़ से वो मुलाकात करने से कासिर थे अपनी मसरूफियात के बाइस। इसमें हम मज़ीद कुछ नहीं कहेंगे। अब ज़रा ये कहते हैं कि एक नाम एक्चुअली चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का भी था, लेकिन नामों पर इत्तफाक नहीं हो सका है। आज दूसरी बैठक, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स विल गो ऑन टुडे और राजा रियाज का क्या कहना था ऑन द फाइनल नेम, ये देख लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब की एडवाइस पे कल सदर साहब ने असेंबली तहलील कर दी है और उसके बाद आज से 3 दिन के अंदर मैंने और वज़ीर आज़म साहब ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत करनी है। आज पहली नशिस्त हुई है, उसमें मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। उस पर हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है, तकरीबन 1 घंटा। बड़े अच्छे माहौल में हमारी मुशावरत हुई है और इत्तफाक़े राय से ये फैसला हुआ है कि कल फिर एक नशिस्त होगी। अच्छा, फिर वज़ीर आज़म की और मुलाकातें तो ऑब्वियसली बहुत से लोगों से हो रही हैं। तो सादिक संजरानी साहब, जिनका भी हमने पहले जिक्र किया है, सेनेट चेयरमैन, उनसे भी मुलाकात हुई है कल। और जियो न्यूज़ के बाय द वे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सारी ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी और वज़ीर आज़म ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर उम्मीद है जल्द किसी नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। मतलब जब इस पर बात होती है ना तो बस यही होता है कि उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा, लेकिन वो जल्द इतना कोई जल्द नहीं है बाय द वे। कल रात सदर पाकिस्तान ने एडवाइस उसके ऊपर दस्तखत कर दिए थे, तो आज फिर मैंने दावत दी थी लीडर ऑफ द अपोजिशन को। हमारी आज गुफ्तगू हुई है, जनरल मुशावरत हुई है हमारी। तो आइन हमें 3 दिन देता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम 3 दिन से पहले ही शायद कोई मामला तय कर लेंगे और कोई अच्छा नाम लेके आएंगे। आज हमारी मुशावरत हुई, कल दोबारा मिलेंगे और उम्मीद है कि किसी नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। इत्तेहादी जो हमारे जो ज़ुमा हैं उनसे भी मशवरा करूँगा आज और इंशाअल्लाह अपने कायद में नवाज शरीफ साहब पे भी करूँगा और फिर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम इसको तय कर लेंगे इंशाअल्लाह इस मरहले को। अच्छा जी, देयर यू गो। तो फिर वो उम्मीद है कि जी नाम जल्द आ जाएगा, लेकिन सेकंड डे इन वी डोंट हैव अ नेम। सेकंड डे इन वी डोंट हैव अ नेम।
उधर आपको पता ही है सिंध असम्बली की भी अब तहलील होने की बारी आ गई है, यहाँ भी निगरान हुकूमत बनेगी, तो वो भी बड़ा अहम है देखना कि सिंध और बलूचिस्तान में कौन होगा निगरान वज़ीर आला, क्योंकि पंजाब की तकदीर का फैसला तो पहले ही हो चुका है। अभी वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आना बाकी है और निगरान वज़ीर आला सिंध और निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का नाम सामने आना भी बाकी है। सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन जमातों GDA और MQM पाकिस्तान में अपेरेंटली इत्तफाक हुआ है, और लेकिन सिंध हुकूमत और अपोजिशन किसी नतीजे पर अपेरेंटली अभी तक पहुंची नहीं है। बलूचिस्तान में भी मुशावरत का अमल जारी है। आपको पता है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान 3 दिन में नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। ये एक पूरा प्रोसेस है जो हो सकता है, और कमेटी भी अगर 3 रोज़ में फैसला ना कर सकी तो इलेक्शन कमीशन तजवीज़ करदा नामों में से 2 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम का ऐलान जो है वो कर देगा। दिस इज़ ऑल द वे इट गोज़। अगर तो नाम कंसेंसस से नहीं आया तो ये एक प्रोसेस है जिसके तहत एक नाम को आना पड़ेगा कहा जाए तो। और दूसरी तरफ आपको ये बता दें, जिस तरह अब्दुल्ला आप भी मेंशन कर रहे थे कि सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों की तहलील का वक्त भी करीब बिल्कुल आ गया है, और सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन जमातों जैसे कि GDA और MQM पाकिस्तान में इत्तफाक हो गया है, लेकिन सिंध हुकूमत और अपोजिशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। और इसी पे हम बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची तारिक मोइन सिद्दीकी भाई हमारे साथ मौजूद। तारिक भाई सामने क्या खबर है? खबर अगर पूछ रहे हैं तो इस वक्त जो आज आखिरी दिन है असम्बली का भी और सिंध काबीना का भी, तो हुकूमत का आज आखिरी रोज़ है, इसलिए वज़ीर आला सिंध ने सुबह ही आज काबीना भी बुलाई हुई है जिसमें एक रस्मी काबीना का इजलास होगा, जिसमें अगर कोई अहम फैसले करने हुए तो वो भी करेंगे, साथ साथ अपना इख्तितामी सेशन वो काबीना का करेंगे, फ़ोटो सेशन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सिंध असम्बली का इजलास भी आज आखिरी इजलास बुलाया हुआ है, उसमें कायद ऐवान मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार जो हैं वो ख़िताब करेंगी और असम्बली में अपनी कारकर्दगी और आइंदा के हवाले से हिकमत अमली पर भी बातचीत करेंगे, और उसके बाद फोटो सेशन असम्बली का भी होगा। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध एक दिन पहले, क्योंकि असम्बली तहलील करने का फ़ैसला हुआ है, तो इसलिए वो गवर्नर सिंध को एक समरी भेजेंगे कि असम्बली उसी तरह जिस तरह कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म ने सदर को भेजी थी, यहाँ ये गवर्नर को वो भेजेंगे तहलील करने के लिए, जिस पे उम्मीद है कि आज रात ही गवर्नर उसे तहलील करने के अहकाम जारी करेंगे। अच्छा, तो नाम ये कौन से फ्लोट हो रहे हैं ये भी बताएं। देखिए नाम मुख्तलिफ हैं, GDA और MQM और उनके साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने अब तक जो कल तक कंसेंसस था 3 नाम ऐसे थे जिन पे ये तरजीही बुनियादों पर गौर कर रहे थे। उसमें डॉक्टर सफदर अब्बासी का नाम था, यूनुस डागा का नाम था और शुएब अहमद सिद्दीकी, ये 3 नाम थे। लेकिन उनका ये कहना था कि अभी हमारी मुशावरत जारी है और कोई मज़ीद नाम इसमें आ सकते हैं, कोई एक कम भी हो सकता है, इस तरह से इनकी बातचीत जारी है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से जो नाम आएंगे तो वो उनको इस तरह से उनके कुछ बयानात सामने आ रहे थे कि शायद वो उस पर मुज़ाहमत करें, उस तरह से इत्तफाक राय ना करें। पीपल्स पार्टी किन नामों पे गौर कर रही है? देखिए पीपल्स पार्टी की जानिब से अब तक किसी नाम का वाज़ेह तौर पे इशारा नहीं दिया गया है। उनके मुख्तलिफ हलकों से जो नाम आए थे उसमें जस्टिस मकबूल बाकर का नाम आया था, उसके साथ ही उन्होंने जो एक और नाम दिया था वो था मुमताज़ अली शाह जो साबिक चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। तो इस तरह फ्लोटिंग जो बहुत सारे नाम आ रहे हैं उसमें तो फिर जो हैं जाम सादिक अली जो साबिक वज़ीर आला सिंध थे उनके करीबी अजीज़ हैं जाम करम अली, उनका नाम भी इसी तरह सामने आया। इसी तरह मुबीन जुमानी एक नाम है जो एक बिज़नेसमैन है। इसी तरह मुख्तार अहमद का नाम भी सामने आता है जो साबिक ब्यूरोक्रेट एंड सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं। तो इस तरह के नाम हैं जो आ रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। इस सिलसिले में मुशावरत होनी है, लेकिन क्योंकि आज असम्बली तहलील हो जाएगी, इसके बाद शायद वज़ीर आला अपोजिशन लीडर को कॉल करें या उनसे राय तलब करने के लिए इजलास करें। तो इस सिलसिले में अभी तक इजलास का जो है वो इशारा नहीं दिया गया है कि अपोजिशन लीडर को वो कब तक बुलाएंगे, इसका अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है। कल कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है और अभी तक लिटरली हमारे पास इनिशियली वफाक से तो कुछ नाम आ रहे थे ना, सिंध से तो बिल्कुल ये कोई सुनगुन नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। असल में इसमें भी उन्होंने फोकस किया हुआ है कि जब तक वज़ीर आज़म का फाइनल ना हो जाए उस वक्त तक हम अपना कोई नाम फ्लोट नहीं करेंगे। ये बताइएगा कितने चांसेस हैं कि इत्तेफाक हो जाए बिटवीन GDA, MQM, ऑब्वियसली ऑपोजिशन एंड पीपल्स पार्टी ऑन अ केयरटेकर
चीफ मिनिस्टर? देखिए, होपफुली जो माजी में रहा है कि इतना प्रोलॉन्ग नहीं करते, लेकिन इस दफ़ा ये हम देख रहे हैं कि 3 दिन वज़ीर आला के पास हैं कि वो 3 दिन के अंदर मुशावरत के बाद कोई नाम फाइनल कर लें। लेकिन अभी तक ऐसा कोई वो आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अभी बातचीत ही शुरू नहीं की है हुकूमत ने और अपोजिशन ने। अपोजिशन की जमातें तो आपस में हैं, वो तो एक दूसरे से कंसल्ट कर रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक अपोजिशन से रब्ता नहीं किया गया इस सिलसिले में। तो ये 3 दिन है, अगर 3 दिन में नाम फाइनल हो जाता है तो नाम फ्लोट कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ वही प्रोसीजर जो अभी हुमा ने बताया कि पार्लिमानी कमेटी को जाएगा, वो 3 दिन के अंदर नाम फाइनल करेगी। अगर उसमें भी वो कामयाब नहीं होते तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा मामला। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है ऐसा नहीं होगा, उससे पहले ये फाइनल कर लेंगे। फाइनल तो हो जाएगा, लेकिन ये भी बड़ी वाज़ेह है, अगर आप वफाक में भी देख लें और बाकी असेंबलीज में भी देख लें, कि नोबडी सीम्स टू बी इन मच ऑफ अ हरी। आपने देखे, मतलब एवरीबडी इज टेकिंग इट इजी, कि जितनी मैक्सिमम डेज रिक्वायर्ड है वो एंड तक ही चलेंगे, ये नहीं कि शुरू में ही डिसीजन मेकिंग। असल में आप देखें तो अब इंतखाबात वाला जो मामला है, इंतखाबात पे फोकस वो थोड़ा सा साइड हो गया है और इस वक्त निगरां सेटअप के ऊपर सबकी तवज्जो ज़्यादा है। तो इस वजह से वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, कि उनके नामजद करदा जो उम्मीदवार हैं उन पर इत्तफाक करके फिर बाकायदा नाम फ्लोट किया जाए और उस तरह की हुकूमत निगरां सेटअप में बन जाए। ये भी तो नज़र आ रहा है, निगरां सेटअप एक होता है ना कि ये जल्द थोड़ी देर का सेटअप होगा, उसके बाद फिर इलेक्शंस, लेकिन अब तो नज़र आ रहा है कि ये प्रोलॉन्ग्ड सेटअप होगा, तो उस पर कंसंट्रेशन। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से ये बयानात भी सामने आ गए हैं बिल्कुल के मजीद जो है 3-4 माह बल्कि आगे 6 माह तक भी आगे इसमें इजाफा हो सकता है। सिंध असेंबली में एक और जमात होती थी जिसकी आवाज़ कुछ अर्से पहले तक हम सुनते थे, वो थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। अब उनका कोई किरदार नज़र आता है इस सारी डिसीजन मेकिंग में, या उनकी कोई से है, उनकी तरफ से कोई नाम सामने आ रहा है, या वो अपोजिशन जमातों से मुशावरत में है, नहीं है, या वो सब इधर उधर है? नहीं, पीटीआई इस वक्त एक तरह से बिखरी हुई भी है, क्योंकि उसमें डिवीज़न भी आ गई है। उसके साथ ही जो उसके अहम रहनुमा हैं इस वक्त यहाँ कराची में, वो तकरीबन रूपोश हैं, मंजर आम पर नहीं है। तो इस वजह से उनके साथ हमें अब तक कोई कंसल्टेशन किसी की नज़र नहीं आई है। उनकी जानिब से बयानात ज़रूर जारी किए जाते रहे, लेकिन अब तक उनके साथ कोई मुशावरत नज़र नहीं आती किसी। अब तक उनकी तरफ से कोई नाम ना सामने आया, ना कोई उनके साथ मुशावरत नज़र आई है। सो ये है सूरत हाल, बट यू नो हाउ थिंग्स चेंज। थैंक यू तारिक भाई फॉर अपडेटिंग अस। आप ज़रा नज़र रखें तो हम नाम पता लगे फिर सर्टनली। अच्छा, अभी तक वहाँ पर मामला अटका हुआ है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अब इससे पहले बिल्कुल नाम नहीं था सादिक संजरानी साहब का, लेकिन अब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी पता नहीं क्यों आ रहा है। शायद इसलिए आ रहा है कि उनके वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है कल, और लेट्स सी क्या होता है भाई। बड़े ये जिसको कहते हैं ना 7 पर्दों में ये बातें जो हैं ये छुपी हुई हैं। नोबडी इज लेटिंग। हमने कितने कंसर्न्ड पर्सन से बात भी की है। आज़म से मुलाकात हुई है, मौलाना फजलुर रहमान वगैरह से भी उनकी मुलाकात हुई है। सो यस, तो हो सकता है अप्रूवल और वो हर किसी की ली जा रही हो, एंड relevant and important people. So मुझे लगता है ये कहा जा सकता है कि वो लॉबिंग कर रहे हैं, या मे बी इनसे कुछ डिस्कशन हो रही है कोई फैसला लेने से पहले। खुद से आके लॉबिंग क्या करना, अगर कोई नाम कोई फ्लोट कोई इंटरेस्ट शो हुआ होगा तो लॉबिंग हुई होगा। देखिए, इतना इंटरेस्ट है तभी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन सजरानी साहब माशाल्लाह वहीं रहते हैं, वो बड़े रेलेवेंट रहते हैं हमेशा। देखिए, सम पीपल हैव दिस नैक, एंड आई वुड से इट्स अ टैलेंट। इट इज अ ग्रेट क्वालिटी। सो क्वालिटी कह लें, आप टैलेंट कह लें, बिकॉज ऑब्वियस यू हैव टू बी वेरी सोफिस्टिकेटेड, एंड जिसको कहते हैं ना, आपको एक एक नुआंस का पता होना चाहिए इन द पावर्स ऑफ कॉरिडोर टू कीप योरसेल्फ सो रेलेवेंट अगेन एंड अगेन over so many years, in so many governments. So let's see what becomes of that. अच्छा जी, इस बारे में जो भी हतमी फैसला होगा, we'll keep you posted. Actually, why don't we get the perspective from Islamabad? क्योंकि हम अपनी तरफ से speculations कर ही रहे हैं, बड़े दिन से कोशिश कर रहे हैं। अयाज अकबर यूसुफजई हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही हैं कुछ ही देर में फ्रॉम इस्लामाबाद। कुछ नाम आ रहे थे पहले, and a lot of Gilanis, actually 2 Gilanis,
जिसमें से एक साबिक सफ़ीर भी हैं, उनके नाम पर ज़रा ज़्यादा लोग बैठ कर रहे थे, लेकिन अभी कोई नया नाम सामने आया है जैसे कि सादिक संजरानी या फिर कोई और भी नाम? पूछ लेते हैं ना अयाज हमारे साथ है। अयाज, हमें तो जो नाम पता चलते हैं हम फिर सुना देते हैं कि ये नाम फ्लोट हो रहा है। सादिक संजरानी का कल तक नाम कोई नहीं ले रहा था, आज वो भी रेलेवेंट लग रहे हैं। जी अस्सलाम, गुड मॉर्निंग हुमा अब्दुल्ला। बिल्कुल जैसे मैंने कल आपको कल कहा भी था कि कीप गेसिंग, गेस करते रहे, इसमें कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, जो मर्जी नाम आप दे दें। हमने भी कल ये नाम दिया था और हमारे पास इतलात यही थी कि जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, उनकी जो अहम मुलाकात हुई है। वैसे तो लोग इसको मुख्तलिफ पैराए में लेते हैं, कोई मजाक भी उड़ाता है, बट एक कानूनी मामला तो है कि जब ये चीज़ फाइनल दौड़ की तरफ जाएगी तो अपोजिशन लीडर का किरदार तो है उसके अंदर। शायद इसी दिन के लिए अपोजिशन लीडर उनको बनाया गया था कि जब ये वक्त आएगा तो फिर उनको साथ बैठाकर जो भी हुकूमत ने उस वक्त फैसला करना है। बट कल फॉर्मली पहला सेशन हुआ, 3 नाम जराए बताते हैं कि राजा रियाज साहब ने दिए थे, जिसमें एक नाम सादिक संजरानी का भी था। अच्छा, इसको हम अगर थोड़ा सा इंटरकनेक्ट ये करें तो जैसे ही ये नाम आया, सामने मुलाकात हुई, कुछ देर बाद सादिक संजरानी साहब की मुलाकात भी होगी वज़ीर आज़म से, तो ज़्यादा मीडिया इसके ऊपर फोकस करने शुरू हो गया कि शायद पता नहीं मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने उनको बुला लिया है। हालांकि ये मुलाकात पहले से तय थी, क्योंकि वज़ीर आज़म अब जा रहे हैं तो अलविदाई मुलाकातें होती है, चेयरमैन सेनेट भी आईनी होता है और जैसे आपको मालूम है कि सबसे उन्होंने फर्दन मिलना होता है और फिर उनसे भी कोई मुशावरत होती है। उसके बाद कल सादिक संजरानी साहब कुछ और ऐसे लोगों से मिले जिनका इत्तेहादी हुकूमत में अहम किरदार है। तो थोड़ा सा सादिक संजरानी के हवाले से कल ये जो बातें हो रही थी कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो सबको काबिल कबूल हो सकती हैं, वो पीपल्स पार्टी को भी काबिल कबूल हो सकती है, वो नून को भी, और कुछ ऐसे हल्के हैं जिनका अहम किरदार है पाकिस्तान में, उनके लिए तो है ही काबिल कबूल। जी एग्जैक्टली, तो यही थोड़ा, लेकिन हमारे पास इतलात कुछ और है। और जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से जो कल मेरी लंदन में एक जराए से बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ साहब उनके नाम पे शायद नहीं मान रहे। ये जराए की खबर है, मैं इसमें हम कोई मुसद्दका इतलात आपको नहीं दे रहे, बट अभी डिस्कशन हो रही है। और एक मरतबा फिर इसाक डार साहब दौड़ में वापस आ गए और कल जो हमारे जराए हैं लंदन में, उन्होंने बताया कि मियाँ साहब अभी भी चाहते हैं कि इसाक डार साहब ही निगरान वज़ीर आज़म हों, लेकिन क्योंकि जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर इसाक डार साहब को बनाएंगे तो फिर बड़ा ही एक ओपन एंड शट सा एक मामला आ जाएगा कि यार इसाक डार साहब का ताल्लुक एक ऐसी जुमात से है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा लग यूँ रहा है कि वो आने वाले वक्त में अपनी हुकूमत बना सकती है। क्योंकि आपको पता ही है कि जिसने हुकूमत बनानी है पंजाब में उसका एक बहुत बड़ा किरदार होता है। जो पंजाब जीत सकता है उसका वफाक में हुकूमत बनाने के चांसेस 60% हो जाते हैं। तो अगर मेरे ख्याल में, ये मेरा अपना तजिया है कि अगर 2 जमातें हैं जो पंजाब जीत सकती हैं, उसमें एक तहरीक इंसाफ है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखिए, आपको नहीं पता कि हवाओं का रुख किस वक्त बदलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप कह रहे हैं, लेकिन आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी बिल्कुल ना भूलें और आप क्यू लीग को भी ना भूलें। तो इस तरह तो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी केपी में बन गई है। बिल्कुल आप इनका किरदार होगा, लेकिन बहुत महदूद सा होता है, कुछ 10, 12, 15, 20। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी सादिक संजरानी साहब के बारे में जो खबरें आ रही थी वो नहीं है एज सच खबरें, मतलब वो अलविदाई मीटिंग थी। खबरें तो अब्दुल्ला खबरें तो आएंगी, अभी भी आएंगी, क्योंकि अभी भी 2 दिन का वक्त बाकी है और शायद हो सकता है कि और भी खबरें आए। बट मेरी भी अपनी इतला है जराए से हमारी कि सादिक संजरानी साहब दौड़ में नहीं है। और अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि हफीज शेख साहब और इसाक डार साहब वापस आ गए हैं दौड़ के अंदर। मियाँ साहब अब, क्योंकि मियाँ साहब अब उधर लंदन में नहीं थे, वो कहीं बाहर थे, वो तशरीफ ले आए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वो अब इस चीज़ का हिस्सा हैं, उनसे वो पूरी मुशावरत में हिस्सा भी ले रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नवाज के कायद में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, कि वो अब मुकम्मल तौर पर इस जो ये सारा मामला है इसके अंदर अब वो इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब उनकी रजामंदी बड़ी ज़रूरी है और वो आपको पता है एक अहम किरदार उनका होता है आजकल जितने भी फैसले हैं, क्योंकि ओबियसली उनकी पार्टी के वज़ीर आज़म भी रहे। तो अभी भी इसाक डार साहब के हवाले से मियाँ साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि वही बने, कंटिन्यूटी भी हो। जो मामला इस वक्त फरमाइशत के चल रहे हैं
और जिस डगर पे डाला गया IMF के साथ साथ मुआहदे करके। चलिए जी, तो आप कह रहे हैं रिटर्न ऑफ हफीज शेख भी हैं नाम में और डार साहब भी वापस हैं, बट ऑब्वियसली कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है between all the parties, so let's see what happens. ये पूरा एक मिस्ट्री थ्रिलर टाइप है। अच्छा जी, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दिल का रिश्ता वाले आपको बताएंगे ये कि किस तरह से पेरेंट्स की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर बहुत प्रेशर डालती हैं। उनके एक्सपर्ट्स के पास कुछ एडवाइस है, यस, बेजा तवक्कुआत। सो लेट्स लिसन टू दिस एंड देन टेक अ ब्रेक। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बच्चों के लिए कई दफ़ा प्रेशर का बायस बन जाती हैं। ये एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली पेरेंट्स की अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात होती हैं, जो सोचते हैं कि बच्चों के लिए बेहतरीन फ़ैसले हैं, बट एक्चुअली होता इस तरह नहीं है। कई दफ़ा बच्चे इस चीज़ के साथ इत्तेफाक नहीं करते, बट दैन शऊरी और लाशऊरी तौर पे वो इसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और कई दफ़ा बच्चे कामयाब होते हैं, कभी नाकाम होते हैं, जिससे उनकी दिमागी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। बच्चों की दिमागी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स उसके इंटरेस्ट को जानें कि वो किस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं, उनका क्या रुझान है, और उसको डेवलप करें। बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है, फोर्स्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए होती, टू बी फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी। वेलकम बैक जी। बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातों पे तबसरे हो रहे हैं, मुलाकातों पे गाने हमारे जहनों में आ रहे हैं। ये मुलाकात एक बहाना है, इस तरह का भी एक गाना है ना, बड़ा अच्छा गाना है, लेकिन किसके बीच में आप कर रहे हैं? वैसे अभी जो हम सादिक संजरानी साहब की मुलाकात का तस्करा कर रहे थे, जिसमें हमारे ज़राए अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि ही इज़ नॉट इन द रेस एटलीस्ट, सो वो मुलाकात एक बहाना ही थी। बहाना क्या भाई, वो फेयरवेल मुलाकातें हो रही है ना सारों की, तो वो तो जो भी मिलेगा उसका नाम थोड़ी देर के लिए तो फ्लोट होगा। अच्छा भाई, क्रिकेट के बारे में तो हम आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन ये अभी बताएंगे हम कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट से पाकिस्तान हो गया है बाहर। और बाहर क्या किसने किया ये सुन के तो आप और उदास होंगे, इंडिया ने बाहर किया है हमें। और चेन्नई में होने वाले मैच में भारतीय टीम छाई रही और पाकिस्तान को 4-0 से उन्होंने बदतरीन शिकस्त जिसको कहते हैं ना, उसका सामना करना पड़ा और हम हार गए। और ऐसा पहली बार बाय द वे हुआ है कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है, फिर भी मुझे आगे से गाना याद आ गया। अब गाने नहीं, मतलब एक ये सैड सॉन्ग भी चलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां एडिशन है। पाकिस्तान ने इब्तदाई 5 एडिशंस में हर बार फाइनल खेला है, जबकि 2021 में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचा था और 23 की सेमीफाइनल लाइनअप पाकिस्तान के बगैर रहेगी। बड़ी अफसोसनाक वैसे बात है कि पाकिस्तान को कौमी खेल हर साल, मतलब हमें कोई उम्मीद थी ना कि कोई बेहतरी आ रही है, वो नीचे से नीचे ही जा रहा है। ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स बरसों गुजर गए हैं कि हमारी पहुंच से दूर हैं, और ऊपर से हॉकी एसोसिएशन को म्यूज़िकल चेयर बना के रखा हुआ है। सितम ज़रीफ़ी उस पर ये है कि जो हमारी हॉकी टीम भारत गई उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं गया था। सो वहाँ मकामी फिजियो से काम चलाया गया। कौमी खेल से हमारी हुकूमतों का ये रवैया सर्टनली मतलब बता रहा है कि प्रॉब्ली इट वुड नेवर गेट बेटर। और बस मैक्सिमम हॉकी के लिए क्या करते हैं कि हम जलसों के लिए पूरी एस्ट्रोटर्फ उखाड़ कर फेंक देते हैं, या फिर एस्ट्रोटर्फ लगाने का ऐलान कर देते हैं और वो लगा देते हैं इंपोर्ट करा के। मतलब उसके बाद उस पर हॉकी भी खेली जा रही है, वो मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है, इस पे किसी की कोई तवज्जो नहीं है। मतलब मैक्सिमम ये होता है कि मतलब बरसों से हम ये खबरें देख रहे हैं कि जी यहाँ इस ग्राउंड में नई एस्ट्रोटर्फ बिछाई जाएगी। सुन रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल ऐसा। और हमने अब पता तो चल ही गया होगा, आपको याद है ना कि वो जलसा हुआ था और एस्ट्रोटर्फ जो नई बिछाई गई थी वो तबाह हो गई थी। फिर ये अनाउंसमेंट हुई थी कि नहीं हम इसको, ये तो वैसे ही चेंज होनी थी तो हम एक नई बिछाएंगे। कभी वो दिन नहीं आया। तो लिहाजा मुझे तकलीफ ये होती है कि वो हॉकी के अच्छे दिनों को याद करना कि क्या दिन होते थे, ऑल दैट फॉरगेट इट। What's the use? क्यों करें भाई? कोई जरूरत नहीं है। जब कोई इंटेंशन ही नहीं है कि आगे कोई काम इस पे करना है तो बात ही क्यों? लेकिन एक्चुअली अच्छे दिन होते थे, और इसी अच्छे दिन के एक लेजेंड शहबाज सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं अच्छे दिनों की नुमाइंदगी करते थे। शुक्रिया शहबाज साहब। शहजाद साहब, ओलंपिक से बाहर, वर्ल्ड कप से बाहर और अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर, पाकिस्तान की हॉकी की तारीख में क्या हम ये कहें कि ये बदतरीन मोड़ है या फिर नहीं है, या इससे भी बुरे हालात आ सकते हैं या आ चुके हैं, और कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में इसका? पाकिस्तान में जो हॉकी की खस्ता हालत है,
उसकी ज़िम्मेदार अवाम भी है और हुकूमत पाकिस्तान भी, क्योंकि पिछले 30 साल से किसी भी हुकूमत ने कौमी खेल पर तवज्जो नहीं दी। फिर 20 साल पहले हमारे कोई हालात सिक्योरिटी के इस तरह हो गए कि इंडोर एक्टिविटीज़ की तरफ बच्चों का ट्रेंड हो गया। जैसे आप देखें, मेरा बच्चा एक 25 साल का 21 साल का है, दोनों ही ना हॉकी खेलते हैं, ना हॉकी की बात करते हैं, ना हॉकी की बात सुनना चाहते हैं। जो हमारी यूथ है उसमें हॉकी ने अपनी पॉपुलैरिटी को खो दिया। इसमें लोगों को नज़र आया कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसके अंदर मीडिया कवरेज नहीं है। आप देखें, पाकिस्तान की हॉकी उस वक्त तक अच्छी थी जब हर घर में हॉकी खेली जाती थी और लोग पैशनेट थे। उसके बाद क्रिकेट इस कदर छा गई पाकिस्तान के अंदर कि हॉकी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। हालांकि आप देखें, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है दुनिया में जिसने 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 3 दफ़ा ओलंपिक गेम्स जीती हुई हैं। इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है। अब मैं जब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के एग्जेक्टिव बोर्ड में मीटिंग के लिए जाता था तो वो मुझे पूछते थे कि 90 वर्ल्ड कप जो लाहौर में हुआ उसका जो 80,000 का क्राउड है वो कहाँ चला गया। पाकिस्तान जो है वो एक हॉकी की खूबसूरती है। मुझे आज भी याद है 94 में जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी, हम वर्ल्ड चैम्पियन बने, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोगों ने हमें कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम है जिनको दुनिया में हॉकी खेलनी आती है। तो अल्लाह ताला करे कि ये जो हुकूमत जो है ये दोबारा से इसको लुक आफ्टर करे ताकि पाकिस्तान में हॉकी जो है अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सके। मतलब सर, दुआ तो की जा सकती है लेकिन प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वाज़ेह बात यह है कि हुकूमत ने हॉकी पर इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मामला जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हुए। लेकिन उसमें भी कोई शक नहीं है, बाय द वे, इस बात में भी, एंड यू विल हैव टू टेक इट, कि हॉकी की भागदौड़ जो है वो हमारे साबिक ओलंपियंस और चैम्पियंस के पास ही रही है। तो आप सब लोग क्यों ना कुछ कर पाए, ये भी एक सवाल तो बनता है ना फिर आप लोगों से। देखें, बात ये है कि जब लोगों को पता चला कि जो भी एफिलिएट होगा हॉकी फेडरेशन से, जो मैनेजर कोच बनेगा उसको अलाउंसेस मिलेंगे, इसकी वजह से आपस में खींचातानी भी रही। फिर नॉन प्रोफेशनल लोग हॉकी में आए जिसकी वजह से हॉकी ख़राब हुई। अगर आप मौजूदा हॉकी का देखते हैं तो हम ओलंपिक से भी बाहर थे, हम वर्ल्ड कप से भी बाहर थे। अब कल हमारी बदकिस्मती है कि हम एशिया के लिए ज़िंदगी में पहली दफ़ा सेमीफ़ाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। आप देखें कि ये जो मौजूदा फेडरेशन है जिसके प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर हैं, इनको हॉकी फेडरेशन को रन करना नहीं आया। इन्होंने 3 सेक्रेटरी जनरल चेंज किए, अपने दोस्तों को कराची में, अपने दोस्तों को लाहौर में अपॉइंट किया, पंजाब की हॉकी अपने छोटे भाई को दी, अपने भतीजे भांजों को हॉकी फेडरेशन में घुसाया। तो जब आप हॉकी फेडरेशन को अपने मकासद के लिए यूज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कभी भी अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। जब आपकी प्रायोरिटी एग्जिस्ट करना है, जब आपकी प्रायोरिटी है कि आप सरवाइव करें, बेशक सेक्रेटरीज़ को निकालना पड़ता है निकाल दें, टीम में जो कुछ करना पड़ता है कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें कितनी बदकिस्मती है इस फेडरेशन की कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स पे पाकिस्तान की टीम गई तो 8 लड़कों ने यूके में रहना पसंद किया। उन्होंने कहा हम इस फेडरेशन के साथ वापस नहीं जा सकते क्योंकि हमें तो डेली अलाउंसेस नहीं दिए गए, और प्रेसिडेंट ख़ुद कॉमनवेल्थ गेम्स पे आए हुए हैं और अपने ऊपर 2-3 मिलियन जो है वो खर्च कर रहे हैं। तो जब बच्चे इस तरह की चीज़ देखेंगे, मैं हैरान हूँ कि ये इतना बड़ा कौमी खेल के साथ साने हैं जिस पे हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी कि कभी ज़िंदगी में 8 प्लेयर किसी भी कंट्री में हॉकी के स्लिप नहीं हुए। हॉकी खेलना अपनी इज्जत समझते थे, ग्रीन शर्ट पहनना बड़ा प्राइड होता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हॉकी की तबाही का जिम्मेदार हैं। एक्चुअली ये तो दाग ही लग गया, ये जो आपने स्टोरी सुनाई है, दैट इज Can I say we are in a day and age जहाँ थोड़ा सा ग्लैमर अटैच करना पड़ेगा। आई एम सॉरी विद द स्पोर्ट बिकॉज क्रिकेट, थैंक यू सो मच बाय द वे। और जो आप बता रहे थे जो हॉकी फेडरेशन के करता धरता हैं जिनके आपने नाम भी लिए, मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वैसे। आई एम सॉरी। बिल्कुल, बहुत। शहबाज सीनियर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और हम बिल्कुल आपकी बात समझ भी गए हैं। ये हमारा कौमी खेल है और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने मफादात की खातिर अपना भांजा, अपना भतीजा, अपना रिश्तेदार खुद बस बैठे रहें, खेल जाए भाड़ में, टीम का बेड़ा गर्क हो, सेक्रेटरी हटा दें, कोई मसला नहीं। और
पीक देखी है हमने, जिसको कहते हैं ना ओलंपिक्स जीतना, वर्ल्ड चैंपियन बनना। पूरी टीम स्टार्स पर मुश्तमिल होती थी हमारी पूरी टीम। I will come back to what I was saying. There has to be, sorry, sports shouldn't have to go hand in hand with glamour. लेकिन cricket has a lot of glamour attached to it, और हॉकी को भी इसी तरह ही करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट्स को भी जोड़ना पड़ेगा, और इंटेंट कोई करना चाहता है तो होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होना। मेरी बात सुने, उसमें जाहिर है कोई लीग्स हो, कुछ ग्लैमर अटैच हो, ये सारा कुछ हो, वही कह रहे हैं ना कि वो इट इज अ वेरी टॉल ऑर्डर नाउ। मुझे लगता है कि शायद पता नहीं कभी ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Welcome back. Okay, tell us what you think about this. आपको पता ही है कि पाकिस्तान के परचम की ऑब्वियसली इज्जत हम सबका कौमी फरीज़ा है। यही वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रंग बिरंगी झंडियों, कार्टून्स ही है ना, और पैंट्स, शर्ट्स, शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स वगैरह पर पाकिस्तानी परचम बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन शर्ट्स पे तो पीपल वेयर, टी शर्ट्स वगैरह पे झंडा बना होता है। पता नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो और ज़्यादा अपने वतन से मोहब्बत का इजहार है। अगर आप सब कुछ वतन वाला रखें और परचम बनाएं, झंडा बनाएं, पता नहीं। वैसे अफसोस की बात यह है कि इस पाबंदी के बावजूद, पता नहीं, अफसोस है कि ठीक ही है कि ये फ़रोख्त तो हो रहा है, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे तो ये पाबंदी समझ में नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि इसमें आपको पता ना और भी ज़्यादा जदीद चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं। कोई मास्क वगैरह की बात हो रही है, कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं। कार्टून कैरेक्टर्स भी बना देते होते हैं, हमने ऐसे भी, लेकिन हमने झंडों पे देखा है डोनाल्ड डक भी बना होता है। मेरी बात सुने, एक इतनी बड़ी मार्केट है आपकी जो 2, 3, 2.5, 4 साल के बच्चों पर मुश्तमिल है। We have all worn Donald Duck वाले ये सारी चीजें। No, I don't think when we were kids and we used to be वो लहराना झंडा and all that, तो वो झंडा ही होता था, उसमें मिकी माउस नहीं होता था। दुआ मिर्जा हमें बता रही है कि प्रॉब्लम क्या है। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने 2021 में जश्न आज़ादी के हवाले से एक तहरीरी फैसला दिया था जो आज के दिन तक एप्लीकेबल है। उस फैसले के मुताबिक मार्केटों में रंग बिरंगी झंडियाँ नहीं फ़रोख्त की जा सकती, जबकि किसी भी कार्टून पर झंडा प्रिंट नहीं किया जा सकता या झंडे पर किसी भी तरह का कार्टून प्रिंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी तरह के मास्क पर पाकिस्तानी झंडा नहीं बनाया जा सकता, और पहनने वाले कपड़ों पर झंडा बनाना भी काबिल जुर्म करार दिया गया था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि यौम आज़ादी मनाने के लिए इंतहाई पुरजोश है शहरी, मगर मार्केट में जो वैरायटी है वो वही है जिस पर पाबंदी लगाई गई थी। आप मास्क देख रहे हैं, इनको 14 अगस्त से मंसूब किया गया है और ये मार्केटों में बिक रहे हैं। यहाँ पर स्पाइडरमैन है, मुख्तलिफ किस्म के कार्टून कैरेक्टर्स हैं जिस पर पाकिस्तानी झंडे लगाए गए हैं। यहाँ पे हम किसी भी तरह की कोई भी टीम को नहीं देख रहे जो इनको रोक रही हो। मुख्तलिफ रंगों की झंडियाँ भी बिक रही हैं और लोग ख़रीद रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। मज़ीद दुकानदारों से जानते हैं कि इनको क्या लगता है। आपको पता है कि इस पर पाबंदी है? तो इसका वो सपोर्ट करने वाले को पता होना चाहिए ना, जो इंपोर्ट करते हैं उधर से माल। आप भी तो बेच रहे हैं ना, आपको भी तो पता होना चाहिए। हमें तो मिल रहा है तो हम तो बेचेंगे, हम क्या करेंगे। और मास्क पर पाकिस्तानी झंडा बनाया हुआ है, हमने बनाया है, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। खरीद रहे हैं? हाँ, ज़्यादा खरीद रहे हैं। कभी किसी गवर्नमेंट के किसी बंदे ने आकर आपको कहा कि ये गलत है? नहीं, किसी ने नहीं कहा। ने भी गवर्नमेंट के नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की गई है और हर दफ़ा यही पता लगा कि हर डिपार्टमेंट। ओके दुआ, थैंक यू सो मच, वी गॉट इट। आपका क्या मतलब हल्क और स्पाइडरमैन और इन सारी चीज़ों के मास्क वगैरह थे, लेकिन इतना सीरियसली इतनी चीज़ों को वैसे लेना नहीं चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इफ़ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, कुछ थोड़ी सी एक हिस्ट्री लेसन नॉट टू फार अगो। आपको पता ही है अगस्त 2021 में तालिबान के हाथों अशरफ गनी हुकूमत का खात्मा हो गया और पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को ख्याल था अब ना सिर्फ अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद होगा। बाय द वे इसमें हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हिस्ट्री लेसन सोचा पहले दे दें। कल अदम TTP से भी बड़ा हमें था कि उनसे भी मौसर तौर पर निपटा जा सकता है, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट कम्स लेटर। हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ सलीम साफ़ी साहब भी मौजूद होंगे। ज़रा कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, क्योंकि उसमें ज़रा इंटरेस्ट उरूज पर है आजकल, और निगरान हुकूमतों की हम बात कर रहे थे। सिंध की हमने बात कर ली, वफाक की तो हम रोज़ ही बात कर रहे हैं। ना वहाँ से निगरान वज़ीर आज़म का पता लग रहा है, ना यहाँ से निगरान वज़ीर आला का पता लग रहा है। बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? क्या कोई खिचड़ी पक भी रही है या सब कुछ स्मूथ सेलिंग
के तहत ही हो रहा है। मतलब हमें पता कुछ खास चल नहीं रहा, लेकिन हम पता लगाएंगे। सलमान अशरफ हमारे साथ ही वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, बताइएगा बलूचिस्तान असम्बली के लिए क्या प्लान है, क्या कुछ नाम ज़ेर गौर हैं, नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन तक मामला जाएगा या फिर अपोजिशन और हुकूमत मिलकर डिसाइड कर लेंगे? व्हाट्स द अपडेट? जी अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल सही कहा। बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से भी अभी तक खिचड़ी पक रही है और खिचड़ी कभी उतार ली जाती है, कभी दोबारा उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 12 अगस्त की रात 12 बजे असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी, जिसके कबल जो है एडवाइस भेजनी होगी वज़ीर आला को। जहाँ तक रही बात आपके निगरान वज़ीर आला के हवाले से, तो उसमें BAP की जानिब से अभी तक नसीर बजिंजो का नाम सामने आया है। जमीयत उलमा इस्लाम जो अपोजिशन की जमात है, उनकी जानिब से जो साबिक सेनेटर हैं उस्मान बादीनी, उनका नाम है, और BNP मैंगल की जानिब से हमल कलमदी जो इस वक्त रुकन असम्बली है, उनका नाम दिया जा रहा है। लेकिन आज़ाद ज़राए जिस हवाले से देखें तो इसमें नाम मज़ीद ये चल रहे हैं कि जो हमारे एक सफ़ीर हैं उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, बेरोज़ रैकी, उनका नाम भी है। इसके साथ साथ शब्बीर बैंगल जो साबिक ब्यूरोक्रेट है, उनका नाम चल रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बलूचिस्तान की असम्बली में पीपल्स पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर तकरीबन गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जो नाम सामने आया है वो अली हसन ज़ैरी का नाम सामने आया है, जो पीपल्स पार्टी की जानिब से मरकज़ी सतह पर दिया गया है। उस हवाले से सूबे में उनकी बाज़गश सुनाई दे रही है। इन तमाम नामों पर गौर व ख़ौस किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो बाज़ाब्ता जिसे हुकूमत और अपोजिशन दोनों तस्लीम कर रही है, वो इब्तदाई 3 नाम हैं जिन पर मुशावरत की जा रही है। लेकिन अचानक ये 3 नाम जो मज़ीद मैंने आपसे डिस्कस किए कि शब्बीर मैंगल, बेरोज़ रैकी, ये भी साथ ही 5 की उस स्लॉट में थे। अब एक नया नाम इसमें अली हसन ज़ैरी का आया है, जिस पर मुशावरत जारी है। अभी तक बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत किसी एक नाम पर मुत्फिक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो इतलात मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ सियासी हलकों से, जो अंदरूनी हलके हैं जो इस गैर रस्मी मुशावरत में शामिल रहते हैं, उनके मुताबिक अभी तक जो जमीयत का स्टांस है वो अभी तक अपने उम्मीदवार के हक़ में है। इसी तरह BNP मैंगल की जानिब से जो नाम दिया गया है वो उस पर है। हुकूमत अपने उम्मीदवार के नाम पर डटी हुई है। हुकूमत अपने उम्मीदवार के नाम पर डटी हुई है, अपोजिशन के अपने नाम हैं, मतलब इत्तफाक राय होता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा यहाँ भी सलमान अपारेंटली? जी अभी तक भी सूरत हाल यही है कि इत्तफाक राय होता नज़र नहीं आ रहा। वक्त भी काफ़ी कम रह गया है, 12 तकरीबन 36 से 38 घंटे हैं असम्बली के तहलील होने में। उसके बाद नाम उससे कबल दिया जाएगा, अदरवाइज़ ये सारे मामलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो सियासी हलकों में चिमगोइयाँ हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नाम दिया गया है अली हसन ज़ैरी का, उसके बाद जो है सूरत हाल में कुछ ट्विस्ट नज़र आ रहा है। जी ऑलराइट, हर जगह ये ट्विस्ट है और लगता है हर जगह ये बात इलेक्शन कमीशन के पास ही जानी है। थैंक यू सो मच सलमान हमें अपडेट करने का। और लेकिन बात इतनी दूर तक जानी नहीं चाहिए ना, खुद ही कर लें, क्योंकि फिर इलेक्शन कमीशन ने जो नाम दे देना है उस पर भी अगर लड़ाइयाँ पड़ गई तो मौका तो था कि आप लोग खुद ही कर लें। स्टोरी आप मैं उस स्टोरी पे चली जाऊँ जो मैं पहले स्टोरी सुना रही थी, जिसको आपने आगे पीछे कर दिया। थैंक यू, प्लीज़ छोड़ दें। तो वो अगस्त 2021 वाली मैंने स्टोरी आपको बताई थी। एनीवे बॉटम लाइन उसकी ये है कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को हर सूरत रोकेंगे और हमारे खत्ते में अमन शांति होगी और हम बड़ा ही बेस्ट ही हो जाएगा सिचुएशन। लेकिन और ऐसा नहीं हुआ, बस सब कुछ बेहतरीन होगा। तो 2 साल होने को आए हैं और सरहद पार से हमले कम होने के मतलब हमें तो लगता है कि बढ़ ही रहे हैं। 31 जुलाई को आपको याद ही है बाजोड़ में JUI के कन्वेंशन में खुदकुश धमाके में 50 के करीब अफराद जो थे वो शहीद हुए थे। मतलब दैट इज जस्ट वन एग्जांपल दैट वी आर गिविंग यू। और उसके और ऐसी भी इत्तलात मिल रही हैं कि खुदकुश हमलों में बाकायदा अफगान शहरी मुलव्वस हैं। इन हालात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अफगान हुकूमत से दो टोक कहा कि एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं हो सकता। बात होगी तो सिर्फ तालिबान हुकूमत से, मुसल्लह जत्थों से नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने बतौर वज़ीर दाखिला इस वक्त इस बयान को कौम की आवाज़ करार दिया था। ये भी सुनिए, जस्ट फॉर द रिमाइंडर, लेट्स लिसन टू दिस। आर्मी चीफ का बयान जो है, पूरी कौम जो है वो इस जवाब के साथ खड़ी है और बिल्कुल किसी सूरत में भी जो है वो दहशतगर्दी या ये मुदाखलत जिस किस्म की हो रही है हमारे अमन व अमान में, हमारे एक हमसाया मुल्क की ईमा पे और एक हमसाया मुल्क से लोग जो है वो आके जो कर रहे हैं, तो ये किसी कीमत पे जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
यस, सुन लिया आपने। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की संजीदगी का एहसास जो है वो तालिबान हुकूमत को भी हुआ है। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने सरकारी टेलीविज़न से नशर होने वाली अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान से एक तकरीर में कहा कि अफगानिस्तान से बाहर लड़ाई हरगिज़ जिहाद नहीं, बल्कि ये जंग है जिसे सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खूनज़ादा ने रोक दिया है। वज़ीर दिफा ने कहा कि अमीरुल मुजाहिदीन के रोकने के बावजूद वो फिर भी ऐसा करते हैं तो ये जंग है, जिहाद नहीं है। अफ़गान तालिबान की जानिब से नई कोशिश बज़ाहिर मुस्बत इशारा है। अगर इस पर अमल हो जाए तो खित्ते में अमन का ख्वाब हकीकत बन सकता है, अगर नहीं तो पता नहीं क्या होगा। इसी पर बात करते हैं, मामलात को बखूबी समझते हैं। सलीम साफ़ी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है इसके बाद सिविल और अस्करी क़यादत की जानिब से अफ़गानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि भाई वो हालात कंट्रोल करें, ताउन करें। अब अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा का तालिबान को अफ़गानिस्तान तक महदूद रखने का पैगाम कितना अहम है और क्या इसे मुस्बत पेशरफ्त माना जा सकता है? देखिए, किसी हद तक तो मुस्बत है, लेकिन ये पाकिस्तान में जिस तरह इसको लिया जा रहा है वो बयान उस तरह नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये बयान ख़ुद मुल्ला हिब्बतुल्लाह के जो अमीरुल मोमिनीन हैं उन्होंने तहरीरी या तकरीरी शक्ल में जारी नहीं किया है, बल्कि उनके वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने ये कहा है कि अमीरुल मोमिनीन ने लोगों को ये हिदायत की है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का मसला TTP है और उनके बयान में TTP का या पाकिस्तानी तालिबान का या पाकिस्तानी मुजाहिदीन का कोई ज़िक्र नहीं है। उन्होंने जो जिन लोगों को मुखातिब किया है वो अफ़गानिस्तान के तालिबान को मुखातिब किया है। उसमें वो अफ़गानिस्तान के अवाम भी मुखातिब नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के तालिबान का ज़िक्र है जिन पे उसका इतलाक़ होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा तासुर दिया जा रहा है और कुछ दिफाई तज्ज़िया निगार भी लगे हुए हैं कि जैसे उन्होंने ये बयान पाकिस्तानी तालिबान से मुताल्लिक़ दिया है। मेरे ख़्याल में तो उनके बयान में पाकिस्तानी तालिबान का कोई ज़िक्र नहीं। साफ़ी साहब, ओके, अग्रीड विद यू। अफ़गान तालिबान और उनकी हुकूमत अमूमी तौर पर ये कहते रहे हैं कि कलअदम TTP और पाकिस्तान में मुतहरिक ग्रुप्स जो हैं उन पर उनका असर रसूख नहीं चलता। लेकिन शेख हैबतुल्लाह खूनज़ादा की बात तो सारे मानते हैं, तो आपको लगता है कि ताज़ा हिदायतनामे के बाद कुछ फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि उनकी तरफ से भी आ रहा है? देखिए, जो शेख हैबतुल्लाह है वो न सिर्फ ये कि अफ़गान तालिबान के अमीर है, बल्कि पाकिस्तानी तालिबान ने अपने अमीर यानी मुफ्ती नूर वली की बैत की है और मुफ्ती नूर वली महसूद ने तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिब्बतुल्लाह की बैत की है। इससे पहले भी जो TTP के जितने अमीर थे वो मुल्ला फजलुल्लाह थे या हकीमुल्लाह महसूद थे या बैतुल्लाह महसूद थे, उन सब ने भी तालिबान के अमीरुल मोमिनीन की बैत की थी। तो अगर मुल्ला हिब्बतुल्लाह वाज़े अल्फाज में पाकिस्तानी तालिबान को कोई हुक्म दे दे तो उसका तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक ये जो बयान है इसमें भी पाकिस्तानी तालिबान का कोई ज़िक्र नहीं है और मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान को कोई हिदायतनामा जारी नहीं किया है। अच्छा साफ़ी साहब, पाकिस्तान के लिए ये मामलात इसलिए भी अहम हैं कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का ऑप्शन बंद करने के ऐलान के बाद एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी मुतवक्के है। खैर, अब तो जो भी होगा वो निगरान हुकूमतों के दौर में ही होगा। तो क्या KP में तो ऑलरेडी निगरान हुकूमत है, क्या कोई ऑपरेशन भी हो सकता है? पाकिस्तान की रियासत ने अब ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो TTP से मुज़ाकरात नहीं करेगी और वो अफ़गानिस्तान के तालिबान की इमारत इस्लामिया से ये मुतालबा कर रही है कि वो TTP के मसले को हल करें। दूसरी तरफ मेरी मालूमात के मुताबिक अफ़गान तालिबान की क़यादत का ये मुतालबा है कि जिस तरह पिछले PTI के दौर में TTP और पाकिस्तानी हुकाम को साथ बिठाया गया था
तो अफ़गान तालिबान ने ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि पाकिस्तानी रियासत के हुकाम को TTP के साथ बिठाने में वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो जो कुछ वो कह रहे हैं उनके लिए पाकिस्तानी हुकूमत तैयार नहीं है, और जो पाकिस्तानी हुकूमत डिमांड कर रही है उसके लिए अफ़गान तालिबान तैयार नहीं है, या शायद उनकी कुछ मजबूरियां हैं। तो उस तनाजुर में तो मुझे हालात बेहतरी की बजाय बिगाड़ की तरफ गामज़न नज़र आते हैं। थैंक यू सलीम साफ़ी साहब। सो अभी हालात बेहतरी के बजाय ऐसा लग नहीं रहा कि बेसिकली हम नहीं शायद यूज़ करना चाहते हैं बिगाड़ की तरफ जाते हुए। उम्मीद ये करते हैं कि बिगाड़ की तरफ मामलात ना जाएं। ऑब्वियसली उम्मीद तो हमेशा ही रहती है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ें, बताएं। हालेजी झील की बात करेंगे हम। और हालेजी झील, इन केस यू डोंट नो, कराची से है ये 82 और ठट्टा से है 24 किलोमीटर के फासले पर। परिंदों की जन्नत कहलाई जाती है ये झील, और एशिया की तीसरी बड़ी हालेजी झील अपने अंदर कुदरती हुस्न सुमोए हुए है। लेकिन आज हम आपको इस झील के इर्द गिर्द माजी की वाटर वर्क्स कॉलोनी की दास्तान सुनाएंगे, जो अब लिटरली दास्तान बनकर रह गई है। जियो न्यूज़ की टीम की तवज्जो दिलाने के बाद कराची वाटर कॉरपोरेशन और माहिरीन तामीरात बरतानवी दौर की यादों को महफूज करने पर अब गौर कर रहे हैं। और कौन प्रिजर्व करना। और आपको पता है ऐसी जगहों पे कौन जाता है? उनीबा ज़मीर शाह की ये रिपोर्ट है। आई एम इंट्रिग्ड। परिंदों की खुशकुन आवाज़ें पुरफिज़ा माहौल में चाशनी घोलती महसूस होती हैं। हर सू फैली हरियाली फितरी हुस्न को तरसी इंसानी निगाहों के लिए सकून का एहसास लाती हैं। कराची वाटर वर्क्स के नाम से ये एक प्रोजेक्ट था। हाल ही 1930 में इन लोगों ने सर्वे शुरू किया कि भाई पानी कहाँ से लाएं। फिर उन लोगों ने सर्वे मुकम्मल किया। मीनवाइल ये जंग दोम जो लग गई इनकी, तो इनकी फौजें थी अमेरिकन की और ब्रिटिश की, दोनों इनकी कोलिशन पार्टनर थे। तो ये आके मलीर कैंट में रहे और पानी की और ज़्यादा ज़रूरत हुई। 22 मेरे ख्याल में वाटर्स ऑफिस दफ्तर, जिसमें एक डिस्पेंसरी, एक स्कूल और एक दफ्तर, उसमें स्विमिंग पूल, जहां हम लोग बैठे हुए हैं। बरतानवी दौर की ये कॉलोनी भी खुद में कई दास्तानें समोए हुए है। माहिरीन के मुताबिक इस कॉलोनी में गुजरे शब रोज़ और माजी की यादों को महफूज करने की ज़रूरत है। ये निगलेक्टेड विरसा हमारा है जिसका किसी को खबर भी नहीं होती। और आप 1943 में शुरू शायद 1930s में हुआ था, तो रेडी वो काफ़ी पुराना डिज़ाइन उस वक्त हुआ, लेकिन इतना भी पुराना नहीं है। मेरे ख्याल में बड़े आराम से उसको ठीक किया जा सकता है, जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, क्योंकि जो पत्थर है बहुत अच्छा है, वो हमारा पुराना किजरी स्टोन है और आमतौर पर दीवारें बड़ी मोटी होती हैं, तो लिहाजा कोई मसला उसमें नहीं होना चाहिए। अगर वाटर बोर्ड तैयार हो जाता है और सलाहुद्दीन साहब जैसा चाहते हैं, अगर वहाँ पर उन्हीं के लोगों को हम फाल कर दें तो वो मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, संभाल भी सकते हैं। फिर मेरा ख्याल ये है कि किसी तरह से इसको एक टूरिज़्म के लिए कर देना चाहिए, जिसमें लोग जो हैं वो आएँ, वहाँ के ठहरें, हालेजी लेक को भी बेहतर करना शुरू करें। अच्छा, ये जो हमारे देखें ना 3 जनरेटर हैं और ये उसमें हैं डीजल है। बहरहाल ये है तो ज़बरदस्त, मगर इसको हमें अब आप आए हैं इंशाल्लाह इसको टेकअप करेंगे हम लोग। सादा बाज़ोक तर्ज़ तामीर के ये कॉटेजेस तमाम तर मौसमी हालात को सहने के बावजूद शान से मौजूद हैं। तहज़ीब व सक़ाफ़त के शायकीन के लिए ये तारीख़ी विरसे की इमारतें आज भी पुरकशिश हैं। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। थैंक यू नीबा, आपके बहाने हम भी जगह देख लेते हैं। दिस वाज सो स्टनिंग। और जब हम बाहर के कभी मुल्कों में जाएं और उनकी रूइंस उन्होंने प्रिजर्व की होती हैं और हम देखते हैं और किस तरह काम होती थी एंड एवरीथिंग, इट लुक्स वेरी नाइस। तो हमें अपनी भी प्रिजर्वेशंस करनी चाहिए। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। ओके। अच्छा, अभी हमने आपको ये बताना है कि एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज़ में सेलेक्ट ना होने पर कौमी टीम के फास्ट बॉलर हैं शाहनवाज धानी। वो हैं भाई, रुस गए हैं, वो नाराज़ हैं। और भाई धानी को क्यों नहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ना? सोशल मीडिया पर उन्होंने सहाफ़ियों और पीसीबी को ज़रा क्रिटिसाइज़ किया है। तो नहीं मिलेगा कोई वैसे। अच्छा जी, तो फिर इन्होंने जी नौजवान हैं, पेसर हैं और इन्होंने बहुत गुस्सा भी होता है, गुस्सा आ जाता होता है।
तो उन्होंने सोशल मीडिया पे काफ़ी बयान दिए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफ़ी या तज्जियाकार ने इस बारे में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। शाहनवाज की जानिब से सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले बयान पर PCB मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली नाखुश है और ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर दिए गए बयान पे हमेशा की तरह जैसे हो जाती है बासपुरस, तो इनसे इस मरतबा इस पर बासपुरस होगी। क्या होगी? मुझे पता था कि आने वाला है। देखिए जानबूझ के and then he says these words and he looks at me. He would be held accountable for this, my dear. इतनी सी बात थी, couldn't you say that earlier? Okay. Well, sorry for Dhani. Okay, हम ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा ठीक। वेलकम बैक जी। कमसन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के मुकदमात में गिरफ्तार सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम की बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। कल दौरान समात मुलजमा के वकील ने कहा कि सोमिया आसिम सिविल जज की अहलिया हैं, उन्हें छोड़ दें। इस दलील पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी वकील पर बरहम हो गई। रिमार्क्स दिए कि जज की अहलियाँ या मुलजमाएँ, अब ये बात ना कहना दोबारा। दूसरी जानिब केस की तफ्तीश करने वाली JIT ने CCTV वीडियो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी है। वाक़े की तहकीकात करने वाली इस्लामाबाद पुलिस ने रिजवाना को मुलाजमत पर रखवाने वाले ठेकेदार को भी शामिल तफ्तीश किया है। और उधर तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की सेहत अब बेहतर हो रही है। 2 रोज़ पहले होने वाली प्लास्टिक सर्जरी का जायज़ा लेकर मजीद सर्जरी का फैसला किया जाएगा। कमसन रिजवाना की आयादत करने वालों का सिलसिला भी जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के साथ समाजी कारकुन अदाकारा नादिया जमील ने भी बच्ची से मुलाकात करके नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। रिजवाना जुल्म और बर्बरियत का शिकार होने वाली पहली बच्ची नहीं है। ऐसे सैकड़ों केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं। जिस तरह ज़ैनब कत्ल केस हुकूमत ने फॉलो किया था, ना सिर्फ इस केस में मुजरिम को सज़ा हुई थी, उस सख्त कानून साजी भी की गई थी, बल्कि इसी तरह रिजवाना के तशद्दुद केस को भी मिसाल बनाएं प्लीज़। माशरे को यकीन हो जाए कि तशद्दुद नहीं काबिल कबूल होगा, ये जबरी मजदूरी का सिलसिला बंद होगा और माशरे में ऐसे लोगों का बॉयकॉट भी होगा। अच्छा, और बात यह है कि बीच में आपने जिक्र किया एक उस ठेकेदार को भी गिरफ्तार कर दिया। देयर इज अ मिडल मैन इन्वॉल्व, तो मतलब अ लॉट ऑफ पीपल, इसको ये एक इनफॉर्मल बिजनेस है जिसमें बहुत से लोग खाने वाले हैं। तो एक ठेकेदार भी है जहाँ शायद वो भी लालच देता होगा कि जी हम अपने आपके बच्चों को कहीं एम्प्लॉय करवाएंगे जहाँ ये पैसे आएंगे। तो इट्स अ वेरी टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड, जिसको कहते हैं एक वेब है ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। अच्छा जी, इस पे हम बात करेंगे और सारा अहमद हमारे साथ हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन से। आपको पता ही है ये मौज़ूआत हम डिस्कस करते रहते हैं, इससे पहले भी सारा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। अब बताइएगा कि आपका क्या प्लान है इस मामले को लेकर, सबसे पहले तो हम यही जान लें। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम वेरी आई अप्रिशिएट योर शो बिकॉज यू हाईलाइट सच केसेस एंड ऑनेस्टली जो रिजवाना वाला केस है ये इस पे मुझे लगता है, और मैंने इसकी ट्वीट भी की, कि ये हाईलाइट जो मीडिया ने किया है ना वो इतना इफेक्टिव रहा है। उसी की वजह से मुझे तो लगता है कि ये जो JIT फॉर्मेशन और इसको सीरियसनेस मिली है इट्स बिकॉज ऑफ मीडिया। इस केस में अब्दुल्ला एंड हुमा, मैं 2 दिन पहले नादिया मेरे साथ ही गई थी वहाँ पे हॉस्पिटल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल। हम रिजवाना से मिले एंड आप उसकी इनोसेंस की वो देखिए कि हमने जब उससे पूछा मैंने कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ऑल्दो शी वाज इन अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज उसी वक्त उसकी एक सर्जरी ख़त्म हुई थी, तो वो कहती है कि मुझे जो है वो डॉल्स चाहिए, मुझे गुड़िया चाहिए। उसने पंजाबी में ये कहा कि मुझे गुड़िया चाहिए, तो हमने वो भिजवाई। पे मुझे कहती है कि केक एंड आइसक्रीम। दैट्स द लेवल कि देखिए कितने बच्चे इनोसेंट होते हैं और क्या उनकी ख्वाहिशात होती है और उनके साथ होता क्या है। सो दैट्स रियली सैड। हैविंग सेड दिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अब क्या करने लगा है, तो हमने जो है वो उसकी कस्टडी ली हुई है एंड हमें उसकी फ़िज़िकल कस्टडी तब मिलेगी ऑफ कोर्स एज सून एज शी रिकवर्स फ्रॉम द हॉस्पिटल। उसकी जब वो वूंड्स ठीक हो जाते हैं तो हमें उसकी फ़िज़िकल कस्टडी मिल जाएगी, जिसके बाद हम उसको अपने इदारे में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में ले आएंगे। वहाँ पे उसकी तालीम हम स्टार्ट करवाएंगे, उसकी एजुकेशन, बिकॉज मुझे उसके वालिदैन ने यही बताया वो कभी स्कूल नहीं गई। हम उसको स्कूल में डालेंगे बिकॉज हमारे इस तरह के कोर्सेज हैं कि अगर बाद में भी कोई बड़ा बच्चा भी आता है देन वी स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी, वो हम स्टार्ट करेंगे। फिर इसको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, देन देयर विल बी अ प्रोफेशनल काउंसलर जो अभी से हमने डेडिकेट कर दिया। शी विल बी हेल्पिंग हर गेटिंग आउट ऑफ दिस ट्रॉमा। तो वो bringing these children back to life is actually a challenge and a daunting task. अच्छा सारा, आपने एक ट्विटर पे एक ट्रेंड जो है उसको भी आप कोशिश कर रही हैं कि ज़रा फ़रोग मिले और ज़रा वायरल हो, जो कि है सोशल बॉयकॉट ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयर्स।
मुश्किल है, मतलब होना तो 100% चाहिए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ये तो कोई चीज़ मानी ही नहीं जाती। मतलब ये तो एक आम सी बात है। अब इसको सोशल बॉयकॉट कौन करेगा? कौन अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस बात पे छोड़ने वाला है? और हम अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ना चाहते। और मैं भी सोच रहा था कि मैं आज एक दोस्त से मिलूंगा तो उसे कैसे समझाऊंगा, और समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम आपस में ये डिस्कस कर रहे थे अभी कि ऑफ कोर्स वी ऑल नो पीपल, और हम उनको कह तो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर डिसीजन। देखिए व्हाट वी कैन डू इज, जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि अगर हम इसको इस एंगल से लेके आए, दिस इज व्हाट आई केम अप विद, कि अगर इसको इस एंगल से लेके आए कि जो लोग रख रहे हैं उनको नेम एंड शेम, मतलब नॉट नेमिंग एंड शेमिंग, बट उनको जो है वो गिल्टी, उनके दिल में एटलीस्ट गिल्ट तो आएगा व्हेन दे विल फाइंड आउट कि ये ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है एंड यू नो देयर इज अ सोशल मीडिया कैंपेन बीइंग रन कि सोशल बॉयकॉट फॉर चाइल्ड एम्प्लॉयर्स हैशटैग करके, एटलीस्ट उनके दिल में गिल्ट आएगा एंड दे विल बी बी वेरी कॉन्शियस कि ओ ये यू नो व्हाट इफ दीज पीपल बॉयकॉट मी सोशली, तो ये तो होगा ना। सो आई थिंक हम अपनी कैपेसिटी में एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं। एंड अगर सब मिलकर वी ट्राई कि सेलिब्रिटीज़ भी इसको अब करें एंडोर्स, वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो राइट नाउ, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग मिले। और आई पर्सनली थिंक कि ये करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज अब देखें अगर ये नहीं होगा तो फिर ये रिजवाना के केसेस होते रहेंगे, लोग मुलाजमत पे रखवाते रहेंगे। बिल्कुल, आप सारा इन प्रिंसिपल आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। हम सिर्फ उसकी प्रैक्टिकलिटी ऑफ एवर हैपनिंग सोच रहे हैं, बिकॉज आई एम जस्ट, मैं आपको एक सिनारियो देती हूँ कि किसी ने घर में बच्ची या बच्चा एम्प्लॉय किया हुआ है एंड दे आर रियली टेकिंग केयर ऑफ देम, काम शाम भी करा रहे हैं, बट उनका ख्याल भी रख रहे हैं, वो बच्चे भी खुश हैं उनके साथ, बिकॉज परहैप्स वो बच्चे बेटर ऑफ विद द एम्प्लॉयर हैं देन देयर पेरेंट्स और द बैकग्राउंड दैट दे कम फ्रॉम। अब उस केसेस में उनका एक म्यूचुअल मुआहिदा तो हो ही जाएगा ना बच्चे का और एम्प्लॉयर का कि भाई मुझे ना कहीं भेजना। बिल्कुल, अच्छा, बट इनमें एक इशू ये आता है ना, द रीज़न इज़ कि 90% हमने ऐसे केसेस देखे जहाँ पे जो है वो बच्चे खुश नहीं होते, उन पर टॉर्चर किया जाता है, बिकॉज दीज किड्स आर वल्नरेबल, इनके माँ बाप नहीं होते, इनकी कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं होता, तो वो वल्नरेबल होते हैं एंड जो भी चाहे अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन इन पे निकाल लेता है, जिस तरह रिजवाना का हुआ। तो वो मतलब मतलब 10% केसेस की वजह से वी कांट अलाउ कि जो 10% बच्चे हैं जो खुश हैं, आराम से काम कर रहे हैं और उनको पढ़ा भी रहे हैं, तो इसको एक एग्जेम्पशन नहीं लिया जा सकता। जनरली इट शुड बी बैंड टोटली। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि उन फैमिलीज़ को स्ट्रेंथन करें। जो कुछ फैमिलीज़ हैं जो एज अ प्रोफेशन नहीं ले रही हैं, एज अ बिजनेस नहीं ले रही हैं और वाकई में गरीब है, उनका भी कुछ करना चाहिए। बट एज अ होल सम जो अप्रोच है वो यही होनी चाहिए, इट शुड बी टोटली बैन। लॉ ये कहता है, पता है मेरा ख्याल है कि अगर ये बैन हो जाएगा ना, तो वो जो ट्रेंड, आई एम सॉरी, ट्रेंड है कि बस बच्चे के बाद बच्चा पैदा करो और उन सबको काम पे लगा दो, शायद वो सिलसिला भी कम हो जाए और हमारी आबादी भी कुछ कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल, मतलब शायद वो भी कुछ, आप अगर बहुत अच्छे भी ये जब पता हो ना कि इनको मैं नहीं कहीं भेज सकता काम पे 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, अदरवाइज आई विल बी कॉट, सोचेंगे भी। बिल्कुल। एंड ऑल्सो देखिए, जैसे इदारे हैं, हमारा इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, हम तो किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते। अगर इस तरह की कोई फैमिली है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो हमारे पास ला के उनको एडमिट करा दे, तो वी टेक केयर ऑफ ऑल देयर वेल बीइंग एंड एजुकेशन। तो ये भी तो एक ऑप्शन है, रादर देन घर पे रखवाएं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास आके बच्चा जो एडमिट करा दे। सो गवर्नमेंट इज गिविंग दिस ऑप्शन ऑल्सो। In that case, Sarah, the Child Protection Bureau will have to expand to a great deal, multiple folds. Yes, because वो तो फिर हर शहर में छोटे-छोटे खुलने पड़ेंगे, because यहाँ तो लाखों करोड़ों की तादाद में बच्चे हैं जो कि they really have who need help, who are just working or even not working, not even in school, रोल रहे हैं basically. Okay, Sarah, thank you so much. That's all the time we have right now. But ये घरों की मुलाजमत तो हमें पता ही है, दुकानों पे, फैक्ट्रियों में, छोटे स्टोर्स पर, चाय के ढाबों पर, अड्डों पे, चाय के ढाबे, मतलब यू नेम इट, कचरा उठाना, मैकेनिक के दुकान के छोटू तो होते ही बच्चे। Actually, the term छोटू perhaps came from the fact कि जो बच्चे अप्रेंटिस छोटे वाले बने होते हैं तो वो छोटू होते हैं। Sometimes I feel कि ये we are at a loss for ideas, जब तक लॉ फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना कि बच्चे एम्प्लॉय करने ही नहीं है, वरना इसमें सक्सेस स्टोरीज नहीं है और बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज वो बच्चे कुछ बन गए हैं, लेकिन एज लॉ उसूली तौर पर ये बैन ही होना चाहिए। Exactly. और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं और आपकी फैमिली बड़ी अच्छी है और आप अच्छा टेक केयर किसी और बच्चे को रखें मुलाजमत पे और टेक केयर भी कर सकते हैं, तब भी ना रखें,
बिकॉज इट्स अनलॉफुल, घर ही रहने दें और वहाँ पे टेक केयर करने दें। मेरा अनलॉफुल, और अगर आपने इतना ही किसी की मदद करनी है तो पैसे वगैरह, आई मीन देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ टेकिंग केयर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में मत लें। हाँ, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वन थिंग। भाई हम सब की पसंदीदा तरीन गुलकारा, अब तो हम इन्हें लिविंग लेजेंड ही कहते हैं, हदीका कियानी की बात कर रहे हैं। उनकी है सालगिरह, सो हैप्पी बर्थडे हदीका। अगर आपको याद होगा, अदनान समी खान और ज़ेबा बख्तियार की फिल्म थी जो कि सैयद नूर साहब ने डायरेक्ट की थी, सरगम। उसमें अदनान समी खान और आशा भोसले ने भी गाने गाए थे और अदनान समी खान एंड हदीका कियानी ने भी गाने गाए थे, लाइक सेम गाने गाए थे बाय आशा भोसले एंड हदीका कियानी। एंड आई थिंक उस जमाने में भी इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी और मुझे तो इन्हीं का वर्जन ज़्यादा अच्छा लगता। अच्छा जी, टाइम हमारे पास कम हो गया, गाने इनके बहुत सारे हैं, एक आपको सुनाते सुनाते मौके की मुनासबत से, क्योंकि 14 अगस्त इज जस्ट राउंड द कॉर्नर और हम मिलेंगे भी तब इंशाल्लाह। अब विल सी यू ऑन मंडे।